है 9 प्रिंसिपल्स, जिसमें पहला है सत्य। सत्य अर्थात जो बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सारे सत्य काम करेंगे, ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिसमें झूठ का सहारा लेना पड़े। और हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। सबके साथ हम प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको हम आदर सम्मान सत्कार के साथ ही व्यवहार करते हैं। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। और अगला क्या सोचता है, क्या कहता है, इससे हम दुष्प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग सबको प्यार करते हैं। तीसरा प्रिंसिपल हमारा है सेवा का। सच्चाई के साथ सबको प्यार करते हुए हमारा काम ये होता है कि हम दूसरे के प्रॉब्लम को हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। और यही हमारा काम है। जब हमारा काम ही दूसरे की सेवा करना है, दूसरे के प्रॉब्लम को हल करना है, तो वो सेवा भाव से ही करते हैं। और जब सेवा भाव से करते हैं तो उसमें पवित्रता भी आ जाती है। इस काम को करने में हम कभी हिचकिचाएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, और समान भाव से सेवा करते रहेंगे निरंतरता के साथ। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं अपने प्रिंसिपल्स के लिए? तो पहला है शक्ति। शक्ति, सच्चाई के साथ प्रेम के साथ सेवा करना है तो शक्ति किस प्रकार की चाहिए? वो हॉर्स पावर वाली शक्ति नहीं, बल्कि शक्ति इस बात की कि दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक खुद को बनाने के लिए खुद को स्किल डेवलप करेंगे, खुद का अपग्रो करेंगे, खुद को अपग्रेड करेंगे, तभी तो हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये काम शक्ति के साथ उस सारी शक्ति लगाकर कुछ भी नई चीज को सीखेंगे और सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो ये काम कर सकता है, नई चीजों को सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करके दूसरे का प्रॉब्लम हल कर सकता है, हम उसी को शक्तिशाली मानते हैं। वही आदमी शक्ति का सही प्रयोग कर रहा है। शक्ति को अगर भक्ति का साथ दे देते हैं तो सोने में सुहागा। शक्ति के साथ भक्ति जोड़ देने से निरंतरता का, कंसिस्टेंसी का ऐसा आलम बन जाता है कि हमारे रिजल्ट कब कंपाउंड हो जाएंगे ये विश्वास नहीं होता कि कैसे हो गया। ये ताकत है भक्ति में। भक्ति, प्रभु की भक्ति, कोई भी भक्त जैसे प्रभु की भक्ति करता है वो दिन रात अहरनिश अनवरत लगा रहता है, ईश्वर की पूजा अर्चना वंदना की, कीर्तन भजन संकीर्तन सब कुछ करते रहता है, लगातार लगा रहता है। और इसके बाद हमारा प्रिंसिपल है युक्ति की। युक्ति यानी कॉमन सेंस, कॉमन आइडियाज, जुगाड़ जिसको कह सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि हम गधे नहीं हैं, घोड़े हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं करते जिसको बार बार वैसे ही करते रहना पड़े, कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहना पड़े, बल्कि ऐसे कामों के लिए हम लोग ऑटोमेशन का कोई ना कोई उपाय निकालते हैं, और नहीं तो आउटसोर्स करते हैं, किसी और से कराते हैं। इसके लिए हम लोग 3 चीजों को याद करते हैं। पहला है तन। तन यानी शरीर। शरीर माने स्वस्थ शरीर। हम लोग जो कठिन काम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, इसमें हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस पड़ता है। इसको संभाले रखने के लिए, खुद को इमोशनली और फिजिकली बैलेंस रखने के लिए जरूरी है एक मजबूत शरीर का होना। अगर शरीर आपका ठुस से जरा सा पानी पड़ा तो सर्दी हो गई, ठंडा लगा तो निमोनिया हो गया, ऐसा वाला शरीर कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। हमें अपने शरीर को सावधानी से संभाल के रखने के लिए कुछ विशेष नहीं करना होता है। उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि घर का बना ताजा खाना खाएं, समय पर खाएं, थोड़ा कम खाएं, पानी ज्यादा पिएं, नींद पूरी लें, और कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर करें दिन भर में, जो भी हमें उपलब्ध, योगा, जुम्बा, डांसिंग, स्विमिंग,
साइकिलिंग, कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, जो उपलब्ध हो। आधा से 1-1.5 घंटा रोज करना है, तब शरीर हमारा स्टेबल रहता है। उसके बाद मन है, तो ये मन की बात जो है, मन हमारा गॉड गिफ्टेड डिफेंस सिस्टम है। ये हमको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। इसके लिए ये बहुत चिंता करता है, बहुत सारे नेगेटिव देता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता है। अगर फेल कर जाओगे तो, यदि पैसा डूब गया तो, यदि काम नहीं किया तो। लेकिन तब मन को समझाना पड़ता है कि मन, धन्यवाद कि आपने सलाह दी, लेकिन हमको अब ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए हमको तर्क बुद्धि का सहारा लेकर अपने मन को नियंत्रण में रख के आगे बढ़ते चलना है। उसमें कोई दो राय नहीं करनी है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे गुरुजी ने हमें कैसेट्स दिया है, सीडीज बतलाया है, गोल लिखने बतलाया है। तो हम गोल रोज लिखते हैं, ये हमारे मन को नियंत्रित करता है, हमारे मन को ये बल देता है। सकारात्मक ऊर्जा से दिन भर हमारा शरीर स्फूर्तिमान रहता है, और हम उन कठिन कार्यों को भी करने में सफल हो जाते हैं, जिसके बारे में सोचने में बहुत लोगों को तकलीफ होती है। मन के बाद है धन की, तो ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं, ये धन के लिए कर रहे हैं, धन के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छा धन कमाना हमारा कर्तव्य है। अच्छा धन कमाना अच्छे लोगों का कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। क्योंकि अच्छे लोग अगर अच्छा धन कमाएंगे तो अपने परिवार के लिए अच्छे काम करेंगे, अपने समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करेंगे, और इससे पूरी धरती हमारी सुखी होगी, संपन्न होगी। यदि 9 प्रिंसिपल्स आपको भी भाते हैं तो चैट में 9P लिखकर बताएं। तुम्हें पूजा करनी, बल्ब शायद कट गया है क्या? तो आगे चलते हैं हम लोग। हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग, हमें स्टेनोग्राफर बनना है, राइट। तो स्टेनोग्राफर जो हमने बनना है, तो उसके लिए कुछ करना है। क्या करना है कि अभी हमारा प्रेजेंट लेवल जो है, इस लेवल से हमको एक डिजायर्ड लेवल तक पहुंचना है। उस स्थिति में पहुंचना है जहां की हम परीक्षा को अपने पूरे कैपेसिटी के साथ, अपने बेस्ट डिसीजंस के साथ, बेस्ट मेहनत के साथ अपना बेस्ट दे सकें और उसको प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, इसका अंदाजा आप लोग को पहले भी लग चुका है, और फिर से भी लगाया जा सकता है। anyway, देखते हैं क्या क्या हम लोग को करना होता है। तो वो करना है, वो स्ट्रेटेजी बनानी है, ये बात अलग है। लेकिन आज शॉर्ट हैंड का क्लास है, तो शॉर्ट हैंड में पिछली दफा हम लोग देख चुके हैं, और जानकारी है कि हमारे पास पहले ही चैप्टर में कॉन्सोनेंट और वॉवेल का जिक्र है। आज हमारा टॉपिक वॉवेल का है, क्योंकि वॉवेल की समझदारी हमारे स्पीच पर, इंग्लिश बोलने पर, पढ़ने पर बहुत ज्यादा पड़ती है। और हमारे वॉवेल में कुछ ऐसा टेक्निकल गड़बड़ी है इंग्लिश के वॉवेल्स में, जिसके कारण हिंदी स्पीकिंग से जो इंग्लिश स्पीकिंग में जाते हैं उनको कठिनाई होती है। उसको भी हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। 2 वॉवेल्स हमें ज्यादा परेशान करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है।
तो ये इसको देखने के लिए एक बार फिर से देख लीजिए। ओरिएंटेशन में हमने बताया था कि क्या क्या होता है शॉर्ट हैंड के लिए, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद चैप्टर 1 से 29 तक हमें देखना है। फाउंडेशन भी देखना है। फाउंडेशन मैंने पहला है पॉइंट उसमें आइडेंटिफाइंग अल्फाबेट, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कितने अल्फाबेट होते हैं कुल, ये हमने देखा है। और रीडिंग शॉर्ट हैंड ये भी जरूरत की चीज है। कॉपिंग राइटिंग शॉर्ट हैंड ये प्रैक्टिस करना है, और स्पीड रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आज का टॉपिक वॉवेल रहने के कारण हम लोग चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास चैप्टर 1 में कॉन्सोनेंट का जिक्र है। चैप्टर 1 कॉन्सोनेंट से ही शुरू होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। पिटमैन शॉर्टहैंड इज फोनेटिक वर्ड्स बीइंग रिटन अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। साउंड के अनुसार हमारा कॉन्सोनेंट सिस्टम होता है। और स्ट्रोक्स आर 26, ये तो कॉन्सोनेंट वाले में है। हम लोग को आज वॉवेल पर देखना है, तो इसको वॉवेल को देखने के लिए चलते हैं। हमारे पास कुल 12 प्योर वॉवेल है। कुल 12 प्योर वॉवेल हैं और 4 डिप्थंग्स हैं। कुल वॉवेल 20 है। 12 प्योर वॉवेल है, 4 डिप्थंग है, और भी 4 डिप्थंग ही है, लेकिन डिप्थंग में अलग प्रकार का है। शॉर्ट हैंड में हम लोग सिर्फ 4 ही डिप्थंग को पढ़ते हैं, बाद बाकी आगे पढ़ते हैं जिसका अलग अलग नाम होता है। वो समय पर हम लोग समय से समय पर देखेंगे। अब ये 12 प्योर वॉवेल के लिए हमें सीखना होता है कि कैसे उसको याद रखा जाए। इसके लिए 2 सेंटेंस दिया हुआ है, गौर कीजिए। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, इसको आज समझेंगे। और ये हेवी वाला डैश और डॉट से ही सब बनता है। ये तीनों डॉट से बनता है, हेवी डॉट से, और ये तीनों हेवी डैश से बनता है। इसी प्रकार जैसे यहाँ हेवी डॉट और डैश से बनता है, वैसे ही इसी का काउंटर पार्ट यहाँ बनता है, जिसमें लाइट साउंड जिस जिस वॉवेल का आता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। और इसका इक्वेशन है दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो इसी चीज को आज देखते हैं, यही कंसेप्ट यही है। इस कंसेप्ट को हम लोग आज थोड़ा विस्तार से देखते हैं। पहले हेवी वाले को देखते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। और हो सके तो आज ही लाइट वाला भी देख लेंगे, नहीं तो ये दूसरे क्लास में देखेंगे। क्यों कि समय की सीमा है, 1 घंटे के अंदर ही हमें करना है। ये लेसन 2, यहाँ ये बताया जा रहा है कि यू आर थरो विद ऑल द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स एंड ग्रास्प साउंड्स ऑफ लैंग्वेज एंड फोनेटिक बेसिस ऑफ पिटमैन शॉर्टहैंड सिस्टम। पिटमैन शॉर्टहैंड सिस्टम का यहाँ गौर कीजिए, इसका बेसिक्स जो है, बेसिस ही फोनेटिक बेसिस है। जिस फोनेटिक की चर्चा हम इंग्लिश के क्लास में भी करते हैं, वही बात, वही बेसिस है, आधार वही है, फोनेटिक्स ही आधार है पिटमैन के शॉर्टहैंड सिस्टम का। इस बात को आप बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए मैं फोनेटिक्स की कुछ न कुछ चर्चा आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, वेरी, गौर कीजिए यहाँ लिखा हुआ है दी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑन वॉवेल्स। वॉवेल्स पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। नाउ दिस इज द टाइम, यही टाइम है जबकि इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। वॉवेल होता क्या है, यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है। वॉवेल होता क्या है? If the mouth passage is left so open as not to cause audible friction, and voiced breath is sent through it, we have a voice. सामान्य भाषा में जब हम वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल का उच्चारण करते हैं, तो वो लगातार उच्चारण करने में हम समर्थ होते हैं। जैसे आ, ई, ऊ बोल रहे हैं, बोलना जब शुरू किए वहां से सुनाई पड़ता है, और ये ऊ ही सुनाई पड़ते रहेगा जब तक हम ऊ का उच्चारण करते रहे। ये बात कॉन्सोनेंट में नहीं होती है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है
लिखा हुआ है और आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि ए कॉन्सोनेंट इज अ साउंड which cannot be produced distinctly without the aid of a vowel. बिना वॉवेल का सहारा लिए कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। जैसे क, तो क में क तो पार हो गया तुरंत झट से, और उसके बाद अ लगा रहा उसके पीछे, तब वो क है। अ हटा के क का उच्चारण करना मुश्किल होता है, नहीं किया जा सकता है। और वॉवेल जो है विच कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर, वॉवेल का उच्चारण हम बिना किसी और साउंड की सहायता लिए कर सकते हैं। There are 6 simple long vowels and 6 corresponding short vowels. 6 ठो लॉन्ग वॉवेल भी होते हैं और 6 ठो शॉर्ट वॉवेल भी होते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? हेवी डॉट और हेवी डैश से, भारी वाला का, लॉन्ग वाले का, और लाइट डॉट और लाइट डैश से हल्का वाला का होता है। अब पहले लॉन्ग वॉवेल्स को देखते हैं। The 6 long vowels are divided into 2 groups. आ, ए, ई, औ, ओ, उ, ये 6 है। इसको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, आ, ए, ई एक ग्रुप में और औ, ओ, उ दूसरे ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3 vowels, आ, ए, ई are called lingual vowels because in their production the tongue is mainly concerned, and these 3 vowels are represented by heavy dot. इन तीनों वॉवेल को हेवी डॉट से दिखलाया जाता है और इनका नाम लिंगुअल वॉवेल इसलिए है कि इसको मेनली टंग से, जीभ से इसका कंसर्न होता है और जीभ को लिंगुआ भी कहा जाता है। द नेक्स्ट ग्रुप या लिंगुअल का माने देख लेते हैं बीच में। ये लिंगुअल का माने क्या होता है ये स्पष्टता आपकी बन जाएगी। लिंगुअल वॉवेल्स, इसको बढ़िया से सुन लीजिए, आवाज स्पष्ट होनी चाहिए। इस शब्द को थोड़ा समझने के लिए इसके ओरिजिन में देख लेते हैं। लिंगुआ का माने होता है टंग या लैंग्वेज, दोनों अर्थ होता है इसका। लिंगुआ ये लेटिन वर्ड है जो मध्यकालीन लेटिन लिंगुएलिस से निकला हुआ, इसका जड़ वही है, इस वर्ड का ओरिजिन वही है, टंग या लैंग्वेज। तो टंग का इसमें विशेष प्रयोग होता है, टंग का ही कंसर्न रहता है, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। तो उसी से मतलब है। यहाँ अर्थ देख लीजिए, इसका अर्थ है एनाटॉमी का, माने शरीर विज्ञान से रिलेटेड है ये, रिलेटेड टू दी टंग। लिंगुअल माने रिलेटेड टू दी टंग, दूसरा माने है रिलेटेड टू स्पीच और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज और टंग दोनों अर्थ इसका देख रहे हैं। फोनेटिक्स में ऑफ ए स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड यूजिंग द टंग, जिसका प्रयोग करने के लिए टंग का, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए टंग का यूज होता है, तो वही लिंगुअल होता है। इससे बनने वाला दूसरा शब्द है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का माने होता है ए पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस वेल, जो कई भाषाओं को जानता हो, भाषाविद हो, उसको लिंग्विस्ट बोला जाता है। लिंगुअल साइंस जिसको पता हो उसको लिंग्विस्ट बोला जाता है। आई एम अफ्रेड आई एम नो linguist, I find foreign languages difficult. A person who studies languages or linguistics, a computational linguist. तो ये सौभाग्य से मैं भी लिंग्विस्टिक साइंस पढ़ता हूं, इसलिए इसकी चर्चा कर पाया। चलिए आगे आते हैं। तो लिंगुअल का मतलब समझ में आ गया कि इसके प्रोडक्शन में आ, ए, ई, इसके प्रोडक्शन में टंग का यूज होता है ज्यादा, इसलिए इसको लिंगुअल वॉवेल भी कहते हैं। इसके विपरीत जो 3 और हैं डैश वाले, उनको लेबियल वॉवेल्स कहते हैं। लेबियल का माने होता है ओठ, ओठ से जिसका मतलब होता है। तो आप गौर करेंगे, जब आप ओ,
ओ ऊ बोलते हैं तो आपके मुंह का ओठ जो है सो थोड़ा बाहर निकल जाता है और गोलाई में आ जाता है। कल हमने सेशन में दिखलाया था कि कैसे ओ बोलने से, अ बोलने से, ऊ बोलने से मुंह का फ्रंट का क्या पोजीशन होता है, इसका पिक्चर भी मैंने दिखलाया था, आप लोग को शायद याद होगा। और इसको लेबियल वॉवेल्स इसीलिए कहते हैं कि द लिप्स आर मेनली कंसर्न एंड दीज थ्री वॉवेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हेवी डैश। तो लिंगुअल वॉवेल्स जो तीन होते हैं वो हेवी डॉट से, और बाकी तीन जो होते हैं जो होठ से होता है उसको लेबियल वॉवेल्स कहते हैं, उसको डैश से, हेवी डैश से दिखलाया जाता है। The three vowels in each group are numbered and are called as first place vowel, second place vowel, and third place vowel. The order of the vowels in each group corresponds with their utterance by the vocal organs. vocal organs माने जिस vocal organs से हम लोग बोलते हैं, हमारे बोलने का जो मुंह में पाठ पुर्जा है उसको vocal बोलते हैं, उसी से vocalize भी होता है। इसका भी अर्थ देखा जा सकता है। चलिए इसका भी अर्थ देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग को तकलीफ नहीं हो रही होगी। मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाह रहा हूं, इसलिए कि वोकल का माने क्या है। वोकल पहले उच्चारण सुन लीजिए, इसको कैसे बोला जाता है। vocal, 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 इसका ओरिजिन भी जान लीजिए, वर्ड ओरिजिन क्या है। वोकालिस लैटिन का ही, ये भी लैटिन का ही है, लिंगुआ भी लैटिन का ही था, यहाँ भी वोकालिस का है। करेंट सेंसस ऑफ द नाउन डेट फ्रॉम द 1920 के बाद ये वॉक या वॉक्स बोल के आ गया इंग्लिश में भी। ये लेट मिडिल इंग्लिश का लैटिन से वोकालिस वर्ड से निकाला गया शब्द है, जिसका माने होता है कनेक्टेड विद द वॉइस, कनेक्टेड विद द वॉइस, वोकल म्यूजिक। वोकल म्यूजिक माने मुंह से जो बोलने की आवाज निकाली जाती है। द टंग, द लिप्स, ये वोकल ऑर्गन्स किसको कहते हैं, तो जिस टंग को, लिप्स को, यही सबको वोकल ऑर्गन कहते हैं। उसका पिक्चर भी मैंने दिखलाया था, इसका पिक्चर भी मैंने कल आप लोगों को दिखलाया था। टेलिंग पीपुल योर ओपिनियन और प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग लाउडली एंड विथ कॉन्फिडेंस। ही हैज बीन वेरी वोकल इन हिज क्रिटिसिज्म। वोकल माने बोलने वाला, ये भी इस अर्थ में भी वोकल का प्रयोग होता है। ये कनोटेटिव मीनिंग है, ही इज वेरी वोकल, ही हैज बीन वेरी वोकल इन दिस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। द प्रोटेस्टर्स आर ए स्मॉल बट वोकल माइनॉरिटी। जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो संख्या में तो बहुत कम है, लेकिन बोलने वाले हैं, वोकल माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी में है, कम ही लोग हैं, लेकिन वोकल है। वोकल माने बोलने वाला। और ये वोकल कॉर्ड जो होता है, यही होता है शरीर में, मुंह में जो बोलने का अंग होता है उसका ये समूह है। द थिन strips of tissue in the throat that are moved by the flow of air to produce the voice। हम लोग मुंह से जो हवा निकालते हैं उस हवा को इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है कि वो छोटे छोटे पूरे मुंह के जो अंग होते हैं वही लोग साउंड को निकालते हैं, वही लोग आवाज को निकालते हैं, वही लोग शब्द को निकालते हैं। vocalic, वोकल जो बोलने वाले हैं उसको वोकलिक कहा जाता है, ये बोलने वाला आदमी वोकलिक है। और इसका कंपेयर कॉन्सोनेंटल से किया जाता है। खैर, हमें उतना डीप नहीं जाना है कि बोझिल लगे, हमें आगे काम करना है। वोकल ऑर्गन्स माने अंग, वोकल ऑर्गन्स माने बोलने वाला अंग। यहां देखिए आपको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस में किसका क्या पोजीशन होता है, क्या आवाज निकलती है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। जो शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं लोग
उनको खूब बढ़िया से पता होगा कि इससे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तीनों प्लेस का क्या महत्व है और क्या अंतर है। शॉर्ट हैंड को लिखा ही गया है, इस तरह से डिजाइन ही किया गया है इसको कि जल्दी जल्दी लिखा जा सके। जब हम कोई इंग्लिश वर्ड लिखते हैं या हिंदी वर्ड लिखते हैं तो उसमें वॉवेल देते हैं कि नहीं। हिंदी में हम लोग क के आगे आ का एक डंडा देते हैं, क के पीछे अगर हर्षई लिखनी रहती है तो क के पीछे डंडा के साथ एक धनुष जैसा चिन्ह भी देते हैं बाएं साइड में। दीर्घी लिखनी रहती है तो दाहिने साइड में देते हैं, हर्षु लिखनी रहती है तो क के नीचे देते हैं। जिस भी अक्षर में देना हो, क हो, ख हो, ग हो, जो भी है, किसी अक्षर में नीचे डालते हैं, ए ऊपर में डालते हैं, तो ये लिखने में हमें स्लो कर देता है। हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। अगर उसकी जगह एक डॉट मात्र से दिया जा सकता है तो समय ये बचाता है कि नहीं, ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि नहीं, ये आप सोचने वाली बात है। ये हिंदी से हम उदाहरण तुलना करके बताए कि सिर्फ डॉट से हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ सब काम हो जाए, डैश से सारा काम हो जाए, तो लिखने की गति बढ़ेगी या घटेगी? श्योर आप जानते हैं कि लिखने की गति हमारी बढ़ेगी। और अंग्रेजी में भी यही बात है। अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं पुअर तो पी और आर सिर्फ नहीं लिखना होता है, उसमें भी वॉवेल लगता है और उसको 2 अक्षर से देना पड़ता है। तो 2 अक्षर लिखने में जितना समय लगेगा उससे कम समय लगेगा एक डॉट या डैश देने में। तो शॉर्ट हैंड को डिजाइन ही ऐसा किया गया है। और वॉवेल का ये हाल है कि अंग्रेजी में तो पुअर लिखने में 2 ठो अक्षर एक्स्ट्रा देना पड़ता है पर के बीच में, लेकिन शॉर्ट हैंड में ये व्यवस्था की गई है कि आगे चल के एडवांस में जब हम देखेंगे तो ऐसा मिलेगा कि वहां बिना वॉवेल का भी सिर्फ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस के आधार पर आप बिना वॉवेल डाले भी लिख सकते हैं। उदाहरण दिखला देते हैं। 120 एक्सरसाइज तक ही वॉवेल का काम होता है, उसके बाद आप ये देखिए, ये एक्सरसाइज 120 के बाद वॉवेल का यूज बहुत घट जाता है, बहुत घट, बिल्कुल इसेंशियल जो वॉवेल होता है उतना ही लगाया जाता है। और वो वॉवेल भी बिना लिखे हम शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। इसको एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। इफ यू विश टू राइट एट ए हाई रेट यू मस्ट रीड एंड मास्टर द रूल्स so as to follow them fully and be able to apply them on all occasions, full stop। तो ये एक सेंटेंस में 2 लाइन में पढ़ा, एक सेंटेंस है जिसमें कि एक और बाहर बचा ही रह गया, तो कितने सारे वर्ड्स हो गए। If you wish to write at a high rate, you must read and master the rules so as to follow them fully and be able to apply them on all occasions। है ना कमाल की बात। तो ये फायदा हमें होता है वॉवेल का, जो डिजाइन किया गया है शॉर्ट हैंड को लिखने का। ये एक इक्वेशन से 6 ठो वॉवेल याद रह जाता है, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे आ का प्रयोग फर्स्ट प्लेस में हेवी डॉट से होता है, ये तो हमने ऊपर में देख लिया। किस किस वर्ड में होता है, ये उदाहरण में 3 वर्ड लिखे हुए हैं, काम, पाम, बाम। काम के जगह में सिर्फ काम, क और म का सिंबल दिया गया है जो कॉन्सोनेंट है, इसमें भी सिर्फ कॉन्सोनेंट लिखा गया है। वॉवेल के जगह में एक बिंदी मात्र से हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं, काम, पाम, बाम। सेकेंड प्लेस में अगर वही वॉवेल दे देंगे तो वो हो जाएगा प्लेट, रेट, मेट। PLT के बीच एक वॉवेल लगाना है सिर्फ, और उस एक वॉवेल से वो पूरा वर्ड बन जाएगा। तो वॉवेल लिखने में कितनी मदद मिली। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर है, यहाँ 3 ही अक्षर में हो रहा है। रेट में 4 अक्षर है, यहाँ 2 ही अक्षर में हो रहा है। मेट में 4 अक्षर है, यहाँ 2 ही अक्षर में हो रहा है। तो एम के लिए भी सीधा सीधी है, वो तो आप लोगों को पता है। इसी तरह से हम लोग तीसरा प्लेस में जब लिखेंगे तो पीक, रीम, मीट, 4 अक्षर वाले सारे 2 अक्षर में सिमट जाएंगे। वॉवेल के लिए सिर्फ एक बिंदी थर्ड प्लेस में लगाना है।
थर्ड प्लेस में एक हेवी डॉट लगाना है, वही काम कर जाएगा। अब डैश वाला भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेस में अगर डैश देते हैं तो अ का साउंड देता है, लेकिन लिखना दो ही अक्षर है, दो ही कॉन्सोनेंट लिखना है, और फर्स्ट प्लेस में अ के लिए एक हेवी डैश दे देना है। वही डैश अगर सेकंड प्लेस में देते हैं तो वो गोट, शोर, बोट ऐसे वॉवेल का उच्चारण देता है। थर्ड प्लेस में टूर, शूट, बुट, थर्ड प्लेस में अगर हेवी वॉवेल, हेवी डैश लगा देते हैं तो इस प्रकार से 5-5 अक्षर का 2 ही अक्षर में निबट जाता है। फर्स्ट प्लेस वॉवेल जो है वो बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रोक लिखा जाता है। एक स्ट्रोक में शुरुआत में ही फर्स्ट प्लेस होता है। सेकंड प्लेस बीच में आता है, उस स्ट्रोक के बीच में आता है। स्ट्रोक कितने हैं वो तो आप लोग को पता है, स्ट्रोक तो कुल 26 हैं। 26 स्ट्रोक्स में जो कुछ स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और बाकी कर्व स्ट्रोक्स हैं। छिपली जैसा टेढ़ा टेढ़ा रहता है, सर्किल का टुकड़ा रहता है, चौथा टुकड़ा एक सर्किल का। तो मिडिल ऑफ ए स्ट्रोक में मिडिल वाला सेकंड प्लेस वाला लिखते हैं, थर्ड प्लेस में एंड ऑफ ए स्ट्रोक, किसी भी स्ट्रोक के अंत में लिखते हैं। और वॉवेल्स आर प्लेस्ड, वो वॉवेल जो है तो किसी भी स्ट्रोक में आप उसके पहले भी लिख सकते हैं, बाद भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। लगता है पानी पीने की जरूरत है। इन वॉवेल का स्थान कहाँ होता है? जैसे क में हर्षी देते हैं तब की पढ़ते हैं, लेकिन अगर इक पढ़ना है तो वहां हर्षी से काम नहीं चलेगा, ई लिखना पड़ता है या ए लिखना पड़ता है एक लिखने के लिए। लेकिन शॉर्ट हैंड में ये व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि अगर किसी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले कोई वॉवेल आ रहा हो तो उस स्ट्रोक के बाएं साइड में आप लिख सकते हैं या ऊपर साइड में लिख सकते हैं, और अगर उसके बाद आता हो वॉवेल साउंड बाद में आ रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड पहले आ रहा हो, तो वो किस जगह पर उसका ऑकरेंस होता है उस वॉवेल का, पहले होता है या बाद होता है, उसके आधार पर आप कॉन्सोनेंट लगा सकते हैं। तो प्लेसेस आर टू बी काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक इन द डायरेक्शन इन विच इट इज रिटन। शुरू से लेके अंत तक जो लिखते हैं हम लोग, ये जैसे उदाहरण है पी का, ये एक डाउनवर्ड स्ट्रोक है जिसको लिखना शुरू करते हैं यहां से और लाइन तक लाके लिखते हैं। तो इसका कहां पर होगा फर्स्ट प्लेस, कहां होगा सेकंड प्लेस, ये देख लीजिए। ये जहां से शुरू करते हैं उसके दोनों बगल फर्स्ट प्लेस है। अगर इसके पहले लिख देते हैं तो पहले वॉवेल पढ़ाएगा फिर कॉन्सोनेंट, और अगर बाद में लिखते हैं तो पहले कॉन्सोनेंट पढ़ाएगा फिर वॉवेल। वो जहां पर डॉट रहेगा, जहां पर वॉवेल साइन रहेगा वहीं पढ़ाएगा। और फर्स्ट प्लेस के बाद इधर लास्ट में थर्ड प्लेस होता है और बीच में सेकंड प्लेस होता है। लेकिन वही अगर स्ट्रोक सीधे वाला रहा तब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का उच्चारण कहाँ होगा? तो ये पहले होगा, ऊपर वाला, ऊपर में जो लिखे हैं ये पहले पढ़ाएगा तब कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ाएगा। अगर नीचे लिखते हैं तो पहले कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ाएगा उसके बाद नीचे वाला साउंड पढ़ाएगा। सीधे स्ट्रोक में, पढ़े हुए स्ट्रोक में तो ये हाल है, खड़े स्ट्रोक में ये हाल है, और यहाँ जो बिल्कुल खड़ा है उसमें भी खड़े स्ट्रोक वाला ही चलेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड प्लेस होगा। कर्व में कहां पढ़ाएगा? तो कर्व में गौर कीजिए, एफ लिखा हुआ है, एफ में पहले अगर वॉवेल दे दिए तो ये आफ पढ़ाएगा, और इधर वाला वॉवेल अगर दिए तो फा पढ़ाएगा। बीच में अगर दिए तो यहाँ एफ पढ़ाएगा, और बाद में अगर दिए तो फे पढ़ाएगा। अब इसमें डाउट कंफ्यूजन ज्यादा यहाँ होता है कि वॉवेल लिख लिए, कर्व लिख लिए और उसके नीचे लगा दिए यहाँ डॉट, तो ये फ से पहले पढ़ाएगा या बाद पढ़ाएगा, और ये पहले पढ़ाएगा या बाद पढ़ाएगा। तो यहाँ क्लियर जान के रखिए, नियम यही है कि नीचे वाला जो है इसको पहले पढ़ाएगा और ऊपर वाला जो सो ये बाद में पढ़ाएगा।
ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखिए कि एफ वॉवेल में, एफ कंसोनेंट में पहले नीचे दे देने से ये यही पहले पढ़ाएगा, और ऊपर देने से ये यहाँ वो वाला नियम लागू नहीं होगा कि ऊपर में है इसलिए पहले इसको पढ़ना है, नहीं पढ़ाएगा। एम में भी देख लीजिए, ऊपर एम सीधे सीधी है, इसमें ऊपर में जो दिया है पहले ये पढ़ाएगा, ये है ऊपर, ये है ऊपर, ये एम से पहले पढ़ाएगा और ये सब बाद में पढ़ाएगा। अब हे में क्या यूज होता है, फर्स्ट प्लेस बिफोर स्ट्रोक। ये यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस हुआ, जहाँ स्ट्रोक लिखना खत्म करेंगे वहां थर्ड प्लेस हुआ। पहले लिखना है तो इधर लिखना है, बाद में अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड आता है तो इधर लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इसमें। ये स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक होता है। अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक, दो तरह के स्ट्रोक होते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं। ये नीचे से ऊपर जाने वाला है, तो जहां से शुरू हुआ लिखना यहाँ पर आके फर्स्ट प्लेस होगा। इसमें गलती नहीं करना है कि यहाँ फर्स्ट प्लेस, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड प्लेस होगा। सेकंड प्लेस तो सब में बीच में ही होगा, लेकिन फर्स्ट प्लेस अपवर्ड स्ट्रोक में जहां से लिखना शुरू करते हैं वहां फर्स्ट प्लेस रहेगा, और जहां लिखना उस स्ट्रोक का लास्ट जहां करते हैं वहां थर्ड प्लेस होगा। ये बात रे में लागू होती है, वे में लागू होती है, एल में लागू होती है। अब यहाँ फिर जरा सा ठहरना होगा कि एल अगर नीचे से ऊपर लिखे हैं तो यहाँ फर्स्ट प्लेस होगा, और अगर ऊपर से नीचे लिखे हैं तो यहाँ फर्स्ट प्लेस होगा। और दोनों एल स्वीकार्य है, दोनों एल लिखे जाते हैं, और उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस इनके लिखने की दिशा से ही तय होती है। ये ऊपर अपवर्ड वाला हे है, डाउनवर्ड वाला हे तो आपने देखा यहाँ है, ये वाला डाउनवर्ड हे है, और ये भी हे ही कहलाता है, ह के लिए ही इसका प्रयोग होता है। ये एक्सपीरेटेड साउंड होता है, इसको नीचे से ऊपर लिखा जाता है, और इसीलिए यहाँ नीचे में फर्स्ट प्लेस, लास्ट में थर्ड प्लेस होता है। बीच में तो हर एक में सेकंड प्लेस ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको पढ़ना समझने में इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बीच में हर एक में सेकंड प्लेस ही होगा, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस ही बदलता है बीच में। फिर से एक बार देख लीजिए उस इक्वेशन को, इसी को याद रखना है। पा मे के ऊपर में देखिए लंबा एक छप्पर दिया हुआ है जो बतलाता है कि ये लॉन्ग वॉवेल है। डिक्शनरी में भी आप बहुत जगह प्रिंटेड देखे होंगे, ए के ऊपर में ऐसे लंबा दिया रहता है, ई के ऊपर में ऐसे लंबा दिया रहता है, या ओ के ऊपर में भी है, डबल ओ के ऊपर में भी है। तो ये वाला इसका मायने ही है कि ये लॉन्ग वॉवेल है। लाइट वॉवेल का भी दिखलाएंगे, उसमें अर्धचंद्र का चित्र बनाया जाता है, ऐसे करके चंद्रमा का आधा चित्र बनाया जाता है, वो शॉर्ट वॉवेल होते हैं। जब भी आपको कहीं डिक्शनरी वगैरह कहीं भी देखने में हो, रेफरेंस बुक्स में देखने का, तो ऐसा लिखा हो तो समझ जाइए कि अगर सीधे रेखा है, सीधी रेखा है तो लॉन्ग वॉवेल है, और अगर चांद जैसा है तो वो शॉर्ट वॉवेल है। अब समय हो गया, इसलिए एक क्लास में ये पूरा होना संभव नहीं है, यहाँ पर हम रुकते हैं।